प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज इस कार्यक्रम में विमर्श का एक और पुल बनाने की कोशिश हमारी रहेगी। और आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो विषय ये है जिसके एक स्वरूप को हमने इसी कार्यक्रम में छुआ है। थोड़ा सा वो सनातन परंपरा के गंभीर पक्ष से जुड़ गया था, प्रज्ञा अपराध। आज जिस विषय को हमने लिया है वो कुछ छूता उसको है, लेकिन ये एक गिल्ट से भी जुड़ता है और कहीं ना कहीं अपनी तथाकथित नाकामियों से और अपनी असफलताओं से भी जुड़ता है। कई बार ये असफलताएं हमारी होती हैं और कई बार ये असफलताएं हमारे परिवेश, हमारे परिवार, हमारे संस्थान, हमारे दफ्तर या आसपास के पूरे एक ऐसे परिदृश्य से होती है जिसमें हम कुछ परिवर्तन नहीं कर पाते। परिवर्तन पहले भीतर से हो। अध्यात्म तो यही कहता है कि पहले आप बदलिए, जग बदलने का संकल्प बाद में लीजिएगा। क्योंकि जग को बदलना, संसार को बदलना तो एक बहुत बड़ा कार्य है। वहाँ तक पहुँचने के लिए एक अलग मेधा, एक अलग शक्ति की ज़रूरत है। लेकिन कई लोग इसका बोझ अपनी पीठ पर इस तरह लाद लेते हैं कि वो जीवन में देवदासी हो जाते हैं। ऑफिस आएंगे तो बढ़ी हुई दाढ़ी, कपड़े वही जो कल पहने थे, परसों पहने थे। काम के प्रति एक आसक्ति, बार बार उबासी लेना। आँखों में आप झांकेंगे तो एक नैराश्य के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, फीकी सी हंसी। आपने शाम को दावत के लिए भी आमंत्रित किया तो एक नैराश्य है। आप धीरे धीरे समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन से आशा का दीपक जा चुका है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जब उस व्यक्ति के जीवन से आशा का दीपक चला गया है तो कहीं ना कहीं उसके मन पर कोई बोझ है, कोई ऐसा बोझ है जो उसको बहुत ऊर्जा से अपना दिन आरंभ करने के लिए या समाप्त करने के लिए प्रेरित नहीं करती है। ऐसे लोग किसी न किसी, कोई कहता है मैं अपने बच्चे को ही ठीक से नहीं पढ़ा पाया, कोई कहता है कि मैं मृत्युशैया पर मेरे माता पिता थे और मैं अच्छा उपचार नहीं करा पाया, कोई कहता है कि मैं अच्छा पति नहीं हूँ, कोई कहती है कि मैं अच्छी पत्नी नहीं हूँ। कुछ युवा ये कहते हैं मेरे माता पिता ही मुझसे खुश नहीं रहते, मैं उनको खुश नहीं रख पाया, ऐसा बेटा हूँ। कई तरह की चीज़ें हैं। आप दरअसल नाकाबिलियत का एक बैग अपनी पीठ पर लाद लेते हैं जो आपसे भी जुड़ता है, परिवेश से भी जुड़ता है, और ये एक व्यक्ति के तौर पर आपको ख़त्म करता है, नष्ट करता है। और इससे बचना, इसको कंप्लीटली ख़त्म करना, वैनिश करना बहुत ज़रूरी है। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम करता हूँ गोस्वामी जी। विषय आपके सामने। आज शरद जी आप बहुत व्यवहारिक विषय लेकर आए हैं। बारीक तो नहीं कहूँगा, विषय बारीक नहीं है, लेकिन आपके एक शब्द को ने मेरी ओर ध्यान खींचा, मेरा ध्यान खींचा है कि खुद बदलेंगे तो युग बदलेगा। युग बदलेगा। ये अलग अलग विद्वानों ने कहा है। ऐसा आचार्य श्री राम शर्मा भी कहते रहे हैं कि स्वयं में बदलना, युग को बदलना है। तो स्वयं के बदलने से युग कैसे बदल जाता है? स्वयं के बदलने से हमारी दृष्टि में परिवर्तन हो जाता है जी। और दृष्टि में परिवर्तन होने से सृष्टि हमारे दृष्टि के अनुरूप दिखाई पड़ने लगती है। क्योंकि एक सृष्टि को बदलने की प्रक्रिया नहीं होती, बदलती कभी सृष्टि नहीं है। सृष्टि तो पहले जैसी थी वैसी अभी है, वैसी रहेगी। लेकिन आपकी दृष्टि में परिवर्तन हो जाने से एक सृष्टि को देखने का अंदाज आपका बदल जाता है। होता यह है कि हम अपने जीवन में ये स्वयं सिद्ध कर लेते हैं सफलता, असफलता और परिवेश से कि हम किसके लायक हैं और कौन हमारे लायक नहीं है। मनुष्य अनंत संभावनाओं का भंडार है। पिताजी कहते थे संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हर कार्य के लिए लायक हो। बिल्कुल सही है। वो एक छोटा उदाहरण देते थे कि मुझे कार चलाना नहीं आता तो मैं कार के लायक नहीं हूँ ना। वो तो बड़ा सुंदर शब्द उपयोग करते थे। मैं कार चलाने के नालायक हूँ ना बोलते थे। तो मैंने कहा पिताजी इसका अर्थ ये हुआ? बोले मैं कार नहीं चला सकता। तो या तो दो विधा है,
या तो मैं कार चलाने के लिए संकल्प शक्ति लूं और मैं कार चलाने के प्रति जो है एकाग्र भाव से मन स्थिति बना लूं और कार चलाकर ही दम लूं, और अन्यथा स्थिति ये है कि मुझे कार चलाना नहीं है, वो मेरा काम नहीं है, तो मैं नहीं चलाऊंगा उसमें। दूसरा व्यक्ति क्या है, जीवन के नैराश्यता के पीछे कारण ये है कि वो कल से आज को जोड़कर और आज से कल को जोड़कर यथावत चलता है, रेल के बोगी की तरह। उसके चलने का अंदाज ऐसा होता है कि देखो चलते चलते मैं आया और रात हो गई, अब सवेरे हो गया। ऐसा नहीं, दृष्टि में परिवर्तन करना है। चलते चलते आया और रात हो गई तो आप खत्म हो गए, वो दिन खत्म हो गया, वो काल खत्म हो गया, वो क्षण खत्म हो गया। और जिस पल आप उठे, जब नौकरी लगती है किसी की, या कोई नया कार्य शुरू करता है, या किसी से मिलने नया नया जाता है, तो आप उसका उत्साह देखिए। इतना अच्छा तैयार होकर कपड़े लत्ते पहनकर और बड़े शैली में पहुंचेगा और अपनी वार्तालाप से अपने साक्षात्कार में अपने आप को प्रमाणित करेगा कि मैं साहब दुनिया बदल के रख दूंगा, एक अवसर तो मुझे दीजिए। 1 दिन रहता है, 2 दिन रहता है, 10 दिन रहता है, 1 महीना रहता है, फिर वो लौट करके उसी ढर्रे में आ जाता है और उसका वो उत्साह विलोपित हो जाता है। उत्साह सतत नहीं बना रहता, उत्साह सतत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। सतत चलाने के लिए आपको अपने अंतर्मन में एक अभिप्रेरणा का यंत्र स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि मन अधोगामी है ना, तो मन का जल, मन रूपी जल हमेशा ऊर्ध्वगामी रहे, इसके लिए एक यंत्र चलना जरूरी होगा, जिसके लिए हम लोग कहते हैं हम होंगे कामयाब। अरे वाह, बहुत बढ़िया, अरे शानदार। आप देखिए, एक व्यक्ति घर से निकल रहा हो बड़े आनंद से, आप उसको छेड़ दीजिए, रास्ता में कोई कह दे क्यों बीमार दिख रहे हो, कुछ कमजोर दिख रहे हो, क्या बात? घर से तो वो बढ़िया चला था ना, लेकिन आपके बोलने मात्र से उसका यंत्र बंद हो गया। तो सकारात्मकता की छवि लेकर चलना है तो प्रत्येक पल से अपने को पृथक करना सीखिए आप। कल की तो बात छोड़ दीजिए, प्रत्येक पल से पृथक करना सीखिए आप। जैसे अगर यहाँ धूल जमा हो जाए कपड़े में, तो यूँ झाड़ करके आप आगे बढ़ते हैं ना, वैसे ही पल को भी कल की तरह झाड़ते हुए निकलना सीखिए आप। तो क्या होता है, आप कल को लेकर चल रहे होते हैं तो पल आपका नया आ ही नहीं पाता ना। दिन कहाँ आता है? हर दिन नया दिन, हर रात नई रात। ये कहने में लोगों को सिद्धांत में याद होगी, लेकिन पहल में नहीं करते। यहाँ एक सवाल ये भी मन में आता है गोस्वामी जी कि क्या कई लोग अपनी योग्यता से अधिक की अपेक्षा रखते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं? नहीं, उनका जितना स्किल है, उनका जितना, उनको ऐसा लगता है कि जब वो पढ़ते हैं कि गूगल के CEO की तनख्वाह 3 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए सालाना है, तो वो हिसाब लगाते हैं कि इसको 3 करोड़ रुपया महीना मिलता है। 3 करोड़ रुपया महीना क्यों मिलता है, इस पर वो ज़्यादा नहीं जाते। काश हम भी गूगल में होते। भैया होते हैं नहीं, आप नहीं हैं तो वहाँ तक पहुँचने का रास्ता कहाँ से जाता है, क्या जाता है, इस पर भी विचार नहीं है आपका। आप अटक जाते हैं कि ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जो, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि उसकी तनख्वाह तो इतनी हो गई, या उसके पास तो इतना बड़ा घर है, उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, या उसकी पत्नी बड़ी सुंदर है, या उसके बच्चे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए, मैं आपको एक सीधा सिद्धांत बताऊं। 2 तथ्य हैं महत्वपूर्ण, जिससे ये मन स्थिति हमारे अंतर चिंतन में आती है। हम करना कुछ चाहते नहीं है, पाना सब चाहते हैं। करना हम नहीं चाहते, पाना चाहते हैं। सूचना मात्र से हमें एक ऐसे पल की प्रतीक्षा है कि अनायास ही हमारे जीवन में गदेली में आम जम जाए, हम देखें और आम जम जाए। इन सारे प्रमाद की विषय वस्तु में मूल है आशा ही परम दुखम, निराशा ही परम सुखम। उनकी आशाएं इतनी बलवती होती है, इतनी बलवती होती है, और आशा के साथ आलस्य संयुक्त तो होता है। आशावान तो होते हैं लेकिन आलसी होते हैं। तो आशा धन आलसी बराबर प्रमादी, आशा धन आलसी बराबर प्रमादी। दूसरे अर्थ में आप एक बात समझिए, हम किसी व्यक्ति को ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आपकी जितनी योग्यता नहीं है उतना आप चिंतन कर रहे हैं। अनंत योग्यता है, मनुष्य में योग्यता अनंत है। अवसर लाभ की प्रतीक्षा करने में जिस धीरज की आवश्यकता है, और धीरज किसको कहते हैं? बहुत सारे लोग धीरज का अर्थ समझ लेते हैं कि चुपचाप बैठे रह जाना। धी शब्द है बुद्धि, बुद्धि का सर्वोपयुक्त उपयोग होने के लिए प्रतीक्षा करना धीरज कहलाता है। तो जब भी आप धीरज काल में हो, तब सद्बुद्धि के अनुसार आप कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो आप कर्मशील तो हैं नहीं। दूसरा क्या है, आपने अतीत को लपेटे में ले रखा है। तीसरा क्या है, जहां आप कार्य कर रहे हैं वो व्यवस्था में कर रहे हैं। आज हमारे युवाओं में क्या हो रहा है, युवाओं को जो होश कब आ रहा है, जब उनको कहा जा रहा है कि भैया कुछ कमा लो,
उनको विवाह तो पहले करना है। आज के युवा को विवाह करने की तो अधीरता हो जाती है, लेकिन कुछ करने की अधीरता नहीं होती। उसको कुछ करना तब है जब विवाह करना है, और विवाह और कुछ करने में सीधा कोरिलेशन स्थापित कर लेते हैं परिवार के लोग कि अभी कुछ करते नहीं हो तो फिर तुम्हारा विवाह क्यों कर दें। अब एक बात और समझिए, युवा आज ऐसे हैं जो विषयों का चयन करते हैं तो ऐसा कि उसका दोस्त यदि कॉमर्स ले रहा है तो उन्होंने कहा वो कॉमर्स ले, हम भी ले लेते हैं कॉमर्स। अब कॉमर्स ले लिया, क्यों ले लिया? उद्देश्य विहीन जीवन है। अगर आप उद्देश्य विहीन जीवन की ओर बढ़ेंगे तो फिर आप तो वो एक धक्के वाली गाड़ी में चल रहे हैं ना। अब आपने बी.कॉम कर लिया, बोले बी.कॉम क्यों किया? आप क्या करें? बोले एम.कॉम कर लो। एम.कॉम क्यों कर रहे हैं आप? आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है। यू पास द टाइम, आप समय व्यतीत कर रहे हैं। तो हमारे जो लोग समय व्यतीत करने के लिए जीवन जी रहे हैं, उदासीनता का वक्र उनके आसपास चलते रहता है, और जो समय में कहानी लिखने के लिए जीवन जी रहे हैं उनको ये उदासीनता नहीं घेरती। वो प्रत्येक दिन ये सोच के जाते हैं कि आज जो है मैंने ये काम कर दिया है, अब आज मुझे अपने उच्चाधिकारी से मिलना है, उनसे कोई नई चुनौती को प्राप्त करना है, उनसे कोई नई चुनौती लेना है, आज मुझे उससे संपर्क करना है। मैं एक कार्य और कहूँ, एक सुंदर सा उपाय आपको बता रहा हूँ जी। जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव है। मैं चाहूँगा कि नए बच्चे भी और जो लोग इसका चिंतन सुनते हैं वो इसे बड़े ध्यान से सुने। मनोवैज्ञानिक सलाह है, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं अपने कार्य संपादन के बाद उस क्षेत्र के व्यक्तियों से मत मिलें, क्योंकि दिन भर वही काम आपने किया है और शाम को आकर भी वही काम होगा, और वहाँ ये चर्चा होगी कि कौन अच्छा कौन बुरा। तुलनात्मक चर्चाओं के कारण आप पूर्वग्रही बन जाएंगे। तो आप नए क्षेत्र के लोगों से मिलें, आप और विचार चिंतन करें। आप देखिए, प्रत्येक व्यक्ति बहुमुखी प्रतिभाशाली है। आप ध्यान रखिए, उसमें अनेकों गुण हैं, लेकिन वो अपने एक गुण को नीरसता से ढोते हुए रहता है, इसलिए उसके और गुण विकसित नहीं हो पाते। बहुत सारे व्यक्तियों से आप मिलते हैं, आप कहते हैं वाह आपका तो गला बहुत अच्छा है, आप गाते भी हैं, तो वो आपको बताता है नहीं मैं बचपन में गाता था फिर गाना छोड़ दिया। बहुत से ऐसे कलात्मक व्यक्ति मिलते हैं। जो व्यक्ति उदास रहते हैं वो अपने जीवन में कलात्मकता को प्रवेश दीजिए, ताकि वो सृजनशील और रचनात्मक कार्यों में अपने आप को लगा कर रखें। वो तो मुस्कुराते भी संभल कर रहे हैं। एक बात हमने की कि आपको अपनी क्षमता योग्यता को भी दृष्टिगत रख के ही जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी योग्यता से अधिक की अपेक्षा रखते हैं तो आप उस प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार अगर हैं कि मैं इतना योग्य हो जाऊंगा, जैसा आपने बहुत सुंदर कहा, और जो सत्य है कि मनुष्य की सीमाएं असीम हैं, वो खुद ही अपने को सीमाओं में बांध लेता है, लेकिन इसका भान हमें नहीं। हमने सीमाएं तो खुद ही बना ली हैं। मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, मुझे फ्रेंच नहीं आती, ये नहीं है कि मैं सीख लूँगा, आता नहीं है, यानी जैसे जीवन भर नहीं आएगा। एक और चीज़ है, क्या अपनी सीमा से परे जाकर, अब देखिए यहाँ सीमा की बात मैं करूँ कि ना करूँ, इसको लेके मैं दुविधा में हूँ, क्योंकि सीमाएं तो असीम है। आप नया ट्रैक सूट लेके आ जाते हैं कि साहब अब कल से जॉगिंग, एकदम ये जो छरहरा हीरो दिखा है बिल्कुल ऐसा शेप अप होना है, और दूसरे दिन पता चला फिर 9 बजे तक सो रहे हैं, ट्रैक सूट मुँह चिढ़ा रहा है। आपने कहा कि अब मैं ऑफिस तो है बिल्कुल समय से आधा घंटा पहले पहुँचूँगा और 2 घंटे बाद तक रुकूँगा, लेकिन बॉस ज़रूर खुश होगा। लेकिन आप फिर पता चला कि फिर 15 मिनट लेट हैं, उधर भी जल्दी भागने की फिराक में है। तो यहाँ भी समन्वय के लिए क्या सूत्र है? देखिए, इसके लिए एक बहुत सुंदर सूत्र है। इसके लिए एक देसी मुहावरा है, बीती ताहि बिसार दे आगे की सुधरे। आप क्या करते हैं, आपने एक बहुत अच्छा ट्रैक सूट लाया, कल से सवेरे घूमने का संकल्प किया, दूसरे दिन आप सवेरे लेट उठे, नहीं घूम पाया, तो उससे आपको एक सहज भाव से उदासीनता नहीं लानी है। उसी ट्रैक सूट को पहनिए। आप तय कर लीजिए कि चूंकि आप सवेरे नहीं उठ पाते तो शाम को घूमेंगे, आप शाम को घूमना शुरू कर दीजिए। आप एक बार ट्रैक सूट पहन के तो देखिए, आपका मन ललक जाएगा, आप शाम को घूमिए। जिस दिन आप सवेरे सहज भाव से उठ जाएं, देखिए साहब, शरीर को आप अनावश्यक परेशान भी मत करिए जी। बहुत सीधा चिंतन ये है, अगर आपको सवेरे उठना है तो रात्रि में आपको विश्राम समय पर करना है, नहीं कर पा रहे हैं आप शाम को घूमने के लिए चले जाइए। दूसरी बात ये, यहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य जो आपने पहले कहा हुआ है, आप तो असंभव को स्वीकार करिए, आप चुनौती लेना सीखिए। आप जो काम नहीं कर पाते लेकिन आपके मन में लालसा है कि काश मैं वो काम कर पाता, उसको जरूर करिए। असफल हो जाएंगे तो आपको तो विदित है ना कि आप नहीं कर पाएंगे, तो कुछ नहीं होना है, और सफल हो गए तो इसलिए आप चुनौती स्वीकार करिए।
जिन लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा सन्नाटा तन गया है मुझे वो लगता चुनौती है में कि रहेंगे। यहाँ असफलता तो है ही नहीं, चुनौती को स्वीकार करना ही सफलता है। सबसे बड़ी सफलता है। जी। आप रिस्क टेकर की लाइन में आ गए, आप जोखिम लेने वाले व्यक्ति बन गए। आपको लोग कहेंगे कमाल है, देखो तो कई बार आपने देखा होगा लोग कहते हैं देखो तो इतनी उम्र है और पहाड़ पर चढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो एक नया जोश आपके अंतर मन में आता है कि कुछ नया कर रहे हैं आप। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो लोग नहीं हंसते ना, हंसना भी उनके लिए चुनौती है। बिल्कुल जरा ठीक। घर में मुस्कुराते हुए तो प्रवेश करिए, यहाँ से चुनौती की शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल सही। जरा बोझिल रहना आप ध्यान रखिएगा। मैं एक व्यक्ति से मिला, वो प्रत्येक दिन ऑफिस जाते हैं। उनके ऑफिस जाने की शैली बड़ी निराली है। एक से एक कपड़ा पहन के, एक से एक तैयार होकर, उनको तैयार होने में ही आधा घंटा लगता है और निकलते हैं बढ़िया। वो तो दुनिया के सेंट परफ्यूम लगा कर बाहर निकलते हैं और यूँ तरोताज पहुँचते हैं। उनसे किसी ने कह दिया कि भाई आप बड़े तैयार होकर आते हो। बोले मैं हर दिन नया आता हूँ ना, जो यहाँ से जा चुका होता है वो तो पुराना हो गया होता है, दिन तो नया आया है। आपके जीवन में प्रत्येक दिन, प्रत्येक तारीख, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक काल, प्रत्येक समय, प्रत्येक महीना सब नया आ रहा है। एक बार जो चला गया वो दूसरी बार नहीं आता, इस पर अपनी बात हो चुकी है। भूतकाले भूतस्या। तो आप तो प्रत्येक दिन उस सजगता से जाइए ना, हर दिन ये प्रतीक्षा करते जाइए कि आज कोई चुनौती या अवसर मुझे मिलेगी क्या, आज कोई चुनौती या अवसर मुझे मिलेगी क्या। आप लेने का प्रयत्न करिए और ये बीड़ा घर से उठाइए, बाहर मत ढूंढिए। घर में बहुत सारी चुनौतीपूर्ण कार्य हैं। आपने देखा होगा घर के काम लंबित हैं। आप इतने थके पहुंचते हैं कि शाम को 6 बजे यदि गृह लक्ष्मी ने आपसे कहा कि आज बाजार चलना है, तो आपको लगेगा वो हो फिर वही ऑफिस वही बाजार। आप मन तो बनाइए, बाजार जाइए, आप उनके साथ बतियाइए, आप भाइयों के साथ बतियाइए, आप कुछ नए लोगों के साथ बतियाइए, कुछ नया चिंतन करिए। तुलनात्मक, जहां आपने तुलना करने का प्रयत्न बिल्कुल किया, ठीक बात अरे वो होगा जिनका नाम ले रहे हैं, बड़ी कंपनी के सीईओ होंगे वो अपनी कंपनियों के सीईओ, नौकरी तो कर रहे हैं ना। अब पिताजी कहते हैं पैसा क्या है, हाथ का मैल है, आया और चला गया, आया और चला गया। उनको भी जो मिल रहा है तो क्या वो सोना चांदी खा रहे होंगे? खा तो वो भी चावल दाल सब्जी इत्यादि खाद्य पदार्थ ही ग्रहण कर रहे होंगे, हम भी खा रहे हैं। एक मजदूर यदि सोच ले कि अरे साहब को इतना मिलता है और मैं धक्का देता हूँ, तुलना का सवाल थोड़ी है। देखिए, मनुष्य पेट के लिए जीना बंद कर दे, पेट के लिए जीना बंद कर दे। एक सुनने में अटपटा लगता है, अरे साहब कैसे पेट के लिए जीना बंद कर दे? पेट के लिए ही तो दुनिया है, पापी पेट के खातिर तो दुनिया है, पापी पेट के लिए दुनिया नहीं है। दुनिया आपके लिए अनंत कार्यों के भंडार लेकर आए हुए हैं। पेट तो एक सब्सिडरी है, सहायक तत्व है जो अपने आप भर जाएगा, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप चिंता ये करिए, सबसे पहले तो चिंता को चिंतन बना लीजिए। ये बहुत अच्छा। जिस दिन आपकी चिंता चिंतन में परिवर्तित हो गई, उस दिन आप सृजनशील हो जाएंगे। चिंता और चिंतन में क्या अर्थ है? चिंता जो है अतीत की चिंता है, नकारात्मकता की चिंता है। वो तथ्य जो आप नहीं कर पाए, उस सोच को आपको विषय वस्तु में लाना चिंता है। लेकिन चिंतन क्या है? कोई भी सृजनशील मार्ग ढूंढने की विशेषता, एक कुतूहल है, एक उत्साह है। आप ये देख रहे हैं क्या कर सकता हूँ मैं, चलते हुए आपने, अरे लोगों को सिखाने के चक्कर में आप मूड रह गए। लोगों से सीखने का क्रम तो शुरू करिए। तो जिस दिन आप सीखने की भावना लाने लगेंगे, उस दिन चिंतक बन जाएंगे आप। और जिस दिन आप चिंतक बन जाएंगे, अनंत रास्ते हैं। आपने छोटे छोटे, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं सूरज जी। एक बेरोजगार घूमता हुआ व्यक्ति, बेरोजगार घूमता हुआ व्यक्ति, मैंने कहा भाई तेरे घर में कुछ कामकाज होता था क्या? बोले हाँ है ना, मेरे यहाँ पान की दुकान करते हैं पिताजी। तो मैंने कहा फिर तू बेरोजगार कैसा है? अरे बोले साहब पढ़ लिया है मैंने, फलाने कर लिया, ठिकाने कर लिया है। मैंने कहा अच्छा, पढ़ा काय के लिए? क्या नौकरी करना ही जीवन का लक्ष्य है? मैंने कहा पान का धंधा तुझे मालूम है 200-400% का धंधा है ये धंधा क्यों नहीं करता? अपने पिताजी का हाथ क्यों नहीं बटाता? उसको वो बात लग गई। देखिए ध्यान रखिएगा, जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में एक झोंका, एक झटका, एक ठोकर, एक दस्तक जरूर आती है। बिल्कुल, आपने कौन सा वो पल हो जाए जहां और उसने जो है पान का व्यवसाय शुरू कर दिया। मैं आपको बताऊं, उसके यहाँ पान खाने के लिए लाइन लगती है। महाराष्ट्र के एक गांव में, एक कस्बे में वो रहता है, 2-2, 3-3 गाड़ियां और अट्टालिका वाला घर बनाकर रह रहा इसमें है। गोस्वामी जी एक और बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र ये भी है कि आप स्वीकार भी नहीं करते हैं कि जो कुछ उदासी या गिल्ट या अपराध बोध आपके साथ चल रहा है, उसके लिए जिम्मेदार आप हैं। आप उसके लिए परिस्थितियों को दोषी ठहराते हैं,
आप स्वयं अपने मन में कह लेते हैं कि मैं दोषी हूं, लेकिन ये बात जब माता पिता की तरफ से आती है, मित्रों की तरफ से आती है या किसी और व्यक्ति की तरफ से आती है तो आप भड़क जाते हैं। मेरी पीड़ा आप समझ ही नहीं रहे, मैं तो चिंतित हूं माता पिता। भैया आपने किया क्या माता पिता के लिए? चिंता लेकर चल रहे हैं सिर्फ। जी, आपने एक ऐसा प्रश्न किया है जिसका उत्तर बहुत सारगर्भित है शरद जी। देखिए, किसी व्यक्ति को किसी के समक्ष ये स्वीकार करने की जरूरत ही नहीं है कि वो गलत है, क्योंकि ये वो जानता है। पहले नंबर की बात। दूसरा, मनोवैज्ञानिक बात ध्यान रखिए, जो माता पिता बड़े अड़ोस पड़ोस इस बात के लिए रोज प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आज ये स्वीकार करेगा कि नहीं, वो भी गलत हैं। किसी व्यक्ति को आत्मग्लानि की अनुभूति हो रही है नित्य प्रति और नकारात्मकता में चला जा रहा है, और तुम्हें लग रहा है कि वो कहे कि उसने गलत किया है जी। जो व्यक्ति गलत कहता है, गलत करके पछता रहा है, उसको प्रत्यक्ष स्वीकार करने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। माता पिता का कर्तव्य है कि ऐसे समय में कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो गया, अब तुम फिर से करके देखो, तुम तो बहुत बढ़िया कर सकोगे। ये ना करने से जो वातावरण नकारात्मक होते जा रहा है घर घर में। बहुत सुंदर बात आपने कही, इसको टोका टाकी कहते हैं जिसको। जी। तो 3-4 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप ये अपनी क्षमताओं का आकलन करें और एक अनंत उत्साह से अपने को भरें, क्योंकि ये जो सीमा रेखा आपने तय की है ये आपने तय की है। आपके भीतर जो अद्भुत शक्तियाँ हैं, जो मनुष्य के नाते वो कोई सिद्धि और चमत्कार नहीं है, वो आपके भीतर, हमारे भीतर, हम सबके भीतर है। लेकिन हम कभी उस तरफ जाते नहीं। हम कुछ उन चीज़ों को लेकर एक दुख बना लेते हैं मन में कि मुझे नहीं मिला या इसने वंचित कर दिया, फला की वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। इससे मुक्त हो जाइए। दूसरी चीज़, अपने को मुस्कुराहट नाम की अद्भुत औषधि से लैस करिए। आप जब मुस्कुराते हैं तो आप ही नहीं बदल जाते हैं, आपके आसपास का पूरा पर्यावरण बदल जाता है। एक मुस्कुराहट इतनी बड़ी औषधि है, इतनी बड़ी मेडिसिन है कि दुनिया में उससे बड़ा कोई भी टूल नहीं है, कोई भी बड़ा कारक नहीं है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और तीसरी और अंतिम महत्वपूर्ण बात है, जैसा गोस्वामी जी ने कहा कि आप स्वीकार करें या ना करें, लेकिन ये मत करिए कि परिवार भी जुट जाए इसमें कि व्यक्ति अपनी गलती को, अपनी त्रुटि को माने, क्योंकि यहाँ बहस और ज़िद शुरू हो जाती है और जो कई बार बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रमों की तरफ चली जाती है। उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करें, ज़रूरत हो तो उसका मनोचिकित्सक या आध्यात्मिक तरीके से एक काउंसलिंग हो। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बहुत संक्षेप में मैं निवेदन ये करूं कि किसी को गलत सिद्ध करने के लिए परिवार के बड़े बूढ़े न्यायाधीश बनने का क्रम कम करें, परामर्शदाता और सुझाव और अपने अनुभव को बांटने का क्रम ज़्यादा करें। वो अनुभव ले या सुझाव माने या ना माने, आप सुझाव देने में पीछे मत हटें। उसमें जो अनुभवी लोग हैं वो ऐसा सोच के नहीं कि हमसे पूछेगा तब हम बताएंगे, आप बोलते रहिए, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। तो आप अपना क्रम जारी रखिए, वो एक न एक दिन उसको आपकी बातें, फिर वो सहजता से आके धीरे से बोलेगा, बाबूजी आप ठीक कह रहे थे बाबूजी। तो वो उसकी प्रतीक्षा आपको है, उसको एक मिठास के रूप में प्रतीक्षा करिए। ठीक आपने कहा। और जैसा पंचतंत्र की कहानियाँ बताती हैं कि एक राजा के औसत बुद्धि पुत्रों को विष्णु शर्मा संबोधा, विष्णु शर्मा, उन्होंने जिस तरह से दीक्षित किया जातक कथाओं के माध्यम से, और इतना अद्भुत ज्ञान दिया जो उनके लिए बहुत बड़ा एक कवच बना, संबल बना, और उनको एक दक्ष राजा के रूप में जिसने डेवलप किया, विकसित किया। पहले हमारे शैक्षणिक संस्थानों की यही भूमिका होती थी। वो अनगढ़ पत्थरों को हीरे की तरह तराश देते थे। समाज भी इसी भूमिका में होता था। आज समाज ने अपनी ये भूमिका छीन ली है और शिक्षा धन वालों के पास चली गई है। अगर आपके पास बहुत धन है तो आप दुनिया के, देश के लीडिंग इंस्टीट्यूशन में जाइए या फिर बहुत ही असाधारण प्रदर्शन करके स्कॉलरशिप लीजिए, जो हर परिवार के बच्चे के लिए संभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत चुनौतीपूर्ण भी है। क्योंकि जिस तरह का लेवल चाहिए उसके लिए, वो या तो बहुत विलक्षणता की बात होता है या बहुत अभ्यास की बात होता है। तो समझना पड़ेगा इन तमाम चीज़ों को। अपराध बोध से ख़राब चीज़ दुनिया में कुछ नहीं है। मनुष्य का जीवन एक श्रेष्ठतम उपलब्धि है इस ब्रह्मांड की, और इस जीवन में आकर अगर आपका पूरे समय चेहरा लटका है, एक उदास मुस्कुराहट है, सुबह उठने में आनंद नहीं है, शाम को घर जाकर सोने में कोई रुचि नहीं है,
आप डिप्रेशन की औषधियाँ खाते हैं, या फिर आप ये सोचते हैं कि इस जीवन से अच्छा तो जीवन ना होता, तो माफ़ कीजिएगा, आपके आसपास के लोगों को सजग होना चाहिए, समाज को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, और सबसे पहली भूमिका माता पिता की और उनकी अनुपस्थिति में, भाई बहनों की और उनकी भी अनुपस्थिति में समाज की हो जाती है। वो समाज बहुत ही कृतज्ञ और बहुत ही आत्मकेंद्रित समाज माना जाता है, जो अपने समाज में घट रही ऐसी घटनाओं से मुंह फेर लेता है। तो याद रखिए कि इसकी आँच हम पर भी आती है, इसका ध्यान रखिए। बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगले एपिसोड में एक और नए विषय को लेकर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।